Hello students, good morning everyone. So we were discussing about the chapter Journey to the End of the Earth written by Tishani Doshi. किसने लिखा है ये? बहुत अच्छी इंडियन राइटर हैं तिशानी दोशी. साउथ इंडियन राइटर हैं. Generally narrates about the basic dealings, the basic problems of life. इनके बारे में we were reading. So we have begun the story and how a story begins. We were already discussed the first para. The journey to Antarctica begins. The narrator heads towards Antarctica with a Russian research vessel with a group of high school students. High school के students हैं जिनके साथ हमारे जो narrator हैं. She begins the journey. अब she reveals that Antarctica is the coldest, driest and the most widest continent in the world. She comments that it took many ecospheres to reach her destination. Now traveling over 100 hours, she feels relief and wonders about the isolation of the continent and the historic time when India and Antarctica were a part of the same landmass. ये हमने discuss कर लिया था already. We were discussing about Gondwana and the shaping of the modern world. Now narrator takes the reader back to 650 million years ago. इतना पीछे हमें लेके जाता है हमारा narrator. And that time Antarctica was a part of a gigantic, very big, बहुत बड़े लैंड पार्ट था एक जिसमें जितने भी कॉन्टिनेंट्स और लैंड मास अभी हमें दिखाई देते हैं सब एक ही थे. बाद में ड्यू टू वेरियस रीजंस दे वर बाइफर्केटेड और जो हमारा करंट ग्लोब है वो हमें दिखाई देता है. एट दैट टाइम ह्यूमंस वर नॉट अराइव्ड. हम लोगों का एग्जिस्टेंस नहीं था. द क्लाइमेट वॉज वेरी वार्म एंड देयर वर एट दैट टाइम देयर वाज अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा फौना. For around 500 million years, गोंडवाना existed. 500 million years तक जो पूरा ये लैंड मास है ये एक ही रहता है. अब eventually, gradually, due to many climatic changes, क्या होता है? Land mass broke up and was forced to separate into countries. This shaped our present globe. तो these all things we were discussing. अभी हम आगे चलते हैं. देखो नरेटर जो है आपको नेक्स्ट पैरा में वॉन्डर्स एट एंटार्क्टिका एंड फाइंड इट ब्लिसफुल. बहुत उसको आश्चर्य होता है सारी चीजें जब वो अपनी इसकी एंटार्क्टिका की देखता है. नाउ बिलोंगिंग टू अ रिलेटिवली वार्म कंट्री द नरेटर हु इज अ साउथ इंडियन इज शॉक्ड टू बी इन अ प्लेस वेयर 90% ऑफ अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड. अब हम इंडियंस हैं, वी आर यूज टू ऑफ लिविंग इन अ वार्म एटमॉस्फेयर. हमारे यहाँ हम देखते हैं जनरली सारे टाइम में क्या होता है गर्मी रहती है और जनरली जो एटमॉस्फेयर है हमारी कंट्री का वार्म एंड ह्यूमिड ही रहता है. बहुत कम टाइम के लिए ठंड जो है हमारे यहाँ पे पड़ती है या बहुत कम जगह ऐसी है जहाँ पर थ्रू आउट द ईयर ठंड रहती है. स्पेशली नरेट ऑथर इज साउथ इंडियन लेडी है और साउथ इंडिया में तो ठंड पड़ती नहीं है, बहुत कम ठंड पड़ती है. तो उसके लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग थी कि ऐसी जगह पे आना जहां पर सारा जो है आइस है. नाउ शी फील्स दैट शी इज वॉकिंग इनटू अ जायंट पिंग पोंग बॉल. पिंग पोंग बॉल है उसको, क्योंकि आइस में हम पैर देते हैं तो आइस अंदर जाती है ना, हमारा पैर धंसता है उसमें, तो उसको पिंग पोंग बॉल की तरह लग रही है वो सारी आइस. देयर इज नो ह्यूमन लाइफ देयर. दूर दूर तक कोई ह्यूमन लाइफ नहीं है, कहीं एग्जिस्टेंस ही नजर नहीं आता है. एंड जहां तक नजर जाती है सिर्फ आइस जो है वो हमको ह्यूमन बीइंग को नहीं, ह्यूमन बीइंग नहीं नजर आता है, आइस हमको नजर आती है. शी इज सराउंडेड बाय मिडजेस, माइट्स, ब्लू व्हेल्स. सो सारे जो ये हमारे वाटर क्रिएचर्स हैं ये उसको दिखाई देते हैं. द 24 आवर्स, द शॉर्टर 24 आवर्स जो समर लाइट है एंड एरिक साइलेंस एंड दैट इज इंटरप्टेड ओनली बाय द ब्रेकिंग ऑफ आइसबर्ग. दिस इज माइंड ब्लोइंग फॉर अस एंड माइंड बॉगलिंग फॉर द नरेटर. वहां पर
सनलाइट जो है वो देखने को मिलती नहीं है, दूर दूर तक बिल्कुल सन्नाटा है, साइलेंस है। एंड व्हेनेवर वी आर एबल टू हियर अ वॉइस, जब हम कोशिश करते हैं सुनने की या कोई आवाज आती है तो वो भी आइस के ही ब्रेक होने की वॉइस सुनाई देती है। तो कितनी शांति है, कितनी कामनेस है वहां पर, ये हमें पता चलता है। नेक्स्ट पैरा में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं डिस्क्राइबिंग द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट। ह्यूमन बीइंग ने क्या इम्पैक्ट डाला है हमारे एनवायरमेंट के ऊपर, इस चीज को डिटेल से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ह्यूमन बीइंग हैव बीन ऑन द अर्थ फॉर अबाउट आई थिंक 12,000 years. अब in this short span of time we have changed the face of our environment for worse. बुरी तरह बदल दिया है हमने अपनी सेल्फिश इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए। ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या करता है, वो खेलने की कोशिश कर रहा है एनवायरमेंट से। उसको लगता है दैट एनवायरमेंट कैन नॉट रिपेल बैक, बट ऐसा नहीं है। खैर इस बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो ही स्टार्टेड मेकिंग द एनवायरमेंट वर्स एंड worse. Now we have dominated the earth by establishing cities, mega dams, huge industries. This has led to encroachment of mother nature. We are limiting the resources on the planet for other creatures. Burgeoning population had added to our woes. The average globe temperature is rising and the blanket of carbon dioxide around in the world is increasing. ये सारे क्या है? These all are the adverse effect of human beings so called successfulness. हमारा so called industrialization, ये सारे हमें उसके गिफ्ट हैं। So what we are doing? We are harming nature. We are polluting our environment. जो कल्टीवेशन के लिए लैंड है, अच्छा उस पर हम मकान बनाए जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं, कल्टीवेशन कम होती जा रही है। इकोलॉजिकल बैलेंस हैज आल्सो बीन चेंज्ड एंड द वर्स्ट इज दैट ह्यूमन बीइंग इज नॉट अलार्मिंग। हम अभी भी परेशान नहीं हो रहे हैं, हम अभी भी पजल नहीं हो रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। नाउ दे हैव शोन अस द पैराडॉक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज. How? There are many unanswered questions about climatic change and the narrator is alarmed by them. बहुत सारे questions हैं जिसमें जो हमसे पूछना चाह रहा है नरेटर, will the West Antarctica ice melt entirely due to global warming? क्या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो सारी आइस है वो मेल्ट हो जाएगी ये, और अब इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे? इफ द एंटायर आइस विल मेल्ट इट विल कम इनटू और वाटर बॉडी सी एंड ऑल, उनसे उनका वाटर लेवल बढ़ जाएगा और बहुत प्रॉब्लमैटिक कंडीशन में ह्यूमन बीइंग आ जाएगा। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिसरप्टेड? विल द वर्ल्ड कम टू एन एंड? डेफिनेटली अगर ये सारी चीजें, सारे जो ग्लेशियर्स हैं, अंटार्कटिका की सारी आइस है, वो मेल्ट हो जाती हैं तो हमारे जो जितने भी कोस्टल सिटीज हैं वो खत्म भी हो जाएंगे और हो सकता है हमसे भी ज्यादा कुछ हो। तो इज रेजिंग अ क्वेश्चन कि अगर हम एनवायरमेंट को इसी तरह से परेशान करते रहेंगे, खराब करते रहेंगे, तो व्हाट विल हैपन? विल इट बी द एंड ऑफ ह्यूमन रेस? इन दिस डिबेट एंटार्क्टिका हैज अ मेजर रोल टू प्ले. This is because as compared to other places it remained relatively pristine and contains 500,000-year-old carbon dioxide records trapped in its layer of ice. The Earth's past, present and future lies hidden in Antarctica. अब आफ्टर रीचिंग एंटार्क्टिका वहां भी हम देखते हैं काला पॉलिथीन छोड़ जा रहे हैं लोग आइस के ऊपर, छोटी हल्की सी ब्लैक लेयर हमको दिखाई दे रही है। ये सारी जो चीजें हैं ये क्या बता रही है हमको? ये सारी चीजें हमें बता रही हैं कि किस एंड तक, किस डेड एंड तक ह्यूमन बीइंग ने जो है अपना पोल्यूशन पहुंचा दिया है, कहां तक हम खराब कर रहे हैं अर्थ को। लेटर विल सी दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? देखो,
The program aims at studying the ecological process in Antarctica. इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए और एनवायरमेंट पोल्यूशन को रोकने के लिए क्या जरूरी है, सारे इसको समझना जरूरी है. द नरेटर वर्क्स ऑन दिस प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड. इट टेक्स स्कूल स्टूडेंट्स ऑन द ट्रिप टू अंटार्कटिका. इसी के लिए लेके जा रहे हैं क्योंकि उसको लगता है कि अगर स्टूडेंट्स को ले जाया जाएगा तो दे आर द अपकमिंग जनरेशन. सो अगर इनको रियलाइज हो जाएगा दैट व्हाट हार्म वी आर डूइंग टू द कंट्री, तो डेफिनेटली दे विल बी टेकिंग सम एक्शन. नाउ द विजिट एम्स एट जनरेटिंग अ न्यू अवेयरनेस एंड रिस्पेक्ट फॉर अवर प्लैनेट इन यंग माइंड्स. जो यंग बच्चे हैं आकर आ रहे हैं उनके दिमाग में ये चीज जचा देना, ये चीज बता देना कि हमारे एनवायरमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. द प्रोग्राम हैज बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years. और नरेटर एक्सप्लेन्स दैट पिछले 6 साल से ये जो प्रोग्राम है इसके थ्रू ये चलाया जा रहा है. इट इज हेडेड बाय अ कैनेडियन जॉफ ग्रीन. जो इसके हेड हैं वो जॉफ ग्रीन है. अर्लियर ही यूज्ड टू टेक सेलिब्रिटीज, रिटायर्ड रिच and curious seekers to Antarctica for money. अब initially in the beginning of the career was to make money. जो बहुत बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, रिच हैं या पैशन है जिनका जर्नी, उन्हीं लोगों को वो लेके जाता था. मोटिव कहीं ना कहीं जो है वो ये रहता था उसका कि they will be concerned about the environment degradation problem. But gradually he got sick of those people who gave nothing to the earth in return. So he decided to take school students there. लेकिन in end of the day वो किस नतीजे पे पहुंचता है कि इन लोगों को वहां ले जाना कोई फ्रूटफुल नहीं हो रहा है. सो वो पजल्ड हो जाता है, परेशान हो जाता है. सो he decided that he will take school students there. Now it was his firm belief that young minds could learn and act better about the potential hazards regarding the environment which our earth faces. Because उसके दिमाग में क्या चल रहा है that if these students will really come to know, will really recognize that how much harm we are doing to our mother earth by doing all these sort of things. अगर realization हो जाएगा इन लोगों को तो क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो हमको मिल जाएगा. ऐसा हमारे जो प्रोग्राम है मिस्टर ग्रीन उनका मानना है, वो ऐसा सोचते हैं. सो द प्रोग्राम वाज अ सक्सेस बिकॉज चिल्ड्रन कुड सी विद देयर ओन आईज कोलैप्सिंग आइस शेल्स एंड रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स. दे रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वाज रियल. जब वो खुद अपनी आंखों से बच्चे वो चीजें देखते हैं तो डेफिनेटली दे रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट. दे रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग एनवायरमेंट. क्यों जरूरी है, क्या रीजन है उसके पीछे, ये वो समझ पाते हैं. और बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली ही स्टार्टेड टेकिंग दोज स्टूडेंट. इसीलिए तो लाने लगा था उनको वो, अदरवाइज वो तो रिच और क्यूरियस लोगों को ला ही रहा था. सो what lesson to be learned from this? क्या सीखा? The greatest lesson to be learned is little change in the environment can have big solutions, can give us big solutions. थोड़ा बहुत चेंज अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में करें तो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा फायदा होने के चांसेस जो हैं वो रहते हैं. सो द माइक्रोस्कोपिक pythons are nourishment for marine animals and birds in the region. Any more depletion in the ozone layer will affect the activities of these grasses. अब हम एग्जाम्पल देके बता रहा है कि ये जो ग्रास है, एक ग्रास है जो कि हमारे मराइन एनिमल्स का खाना है. अगर हमारे ओजोन लेयर में थोड़ा सा भी डिप्लेशन और होता है, थोड़ा सा भी खराबी है वो और होती है तो ये ग्रास खत्म हो जाएगी और इससे जो पूरा मराइन सर्कल है वो क्या हो जाएगा, पूरा मराइन सर्कल चेंज हो सकता है. सो दिस विल इन टर्न इफेक्ट द लाइव्स ऑफ अदर इन दिस रीजन
एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल। अब क्या होगा, हम देखते हैं हमारा जो लाइफ साइकिल है, फूड चेन है, इकोलॉजिकल बैलेंस है, दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर कहीं भी एक कड़ी टूट जाती है या कहीं भी एक प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या हो जाएगी, सारी चीजें जो है वो खत्म हो जाएंगी, है ना, सारी चीजें वहीं पे रुक जाएंगी। सो दिस विल इन टर्न इफेक्ट द लाइव्स ऑफ other creatures who are living in the region, other animals who are living in the region. So this leads us to conclude that if we take care of small things, the big things can be saved. अगर हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हम लोग एबल हो जाएंगे किस चीज के, बड़े बड़े चीजों को रोकने के। ऑलरेडी हमारे पास कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बनती चली जाएगी बड़ी चीजों को रोकने की।